ये वंश थे। ये संगम वंश के काल की अवधि अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1000 साल तक शासन था, कुछ लोग कहते हैं कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी तक था। तो अलग अलग, यानी वो बहुत प्राचीन काल था। लेकिन अब हम लोग चोल वंश, दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण वंश है चोल वंश, उसके बारे में जानते हैं। तो जब हम संगम वंश बता रहे थे आप लोगों को, तो उस समय चोल वंश की राजधानी क्या थी? कुहार या कावेरी पट्टनम। देखिए, कुहार या कावेरी पट्टनम ये राजधानी थी। ये साउथ का एरिया है जो इस समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साउथ में है। ये आपका तमिलनाडु, यहाँ पे ये चोल वंश था। देखिए, आपको यहाँ मैप में समझाते हैं इसको। दक्षिण का जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये आपका ऐसे, ये ऐसे क्षेत्र है, ये तमिलनाडु है मान लीजिए, तमिलनाडु। और ये कौन सा सागर है पूरब में? अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी, इसको क्या बोला जाता है? पेन्नार नदी, ये पेन्नार। ये जो क्षेत्र है ये चोल वंश का क्षेत्र था। ये चोल वंश पेन्नार एवं कावेरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है चोल वंश का। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। पेन्नार और कावेरी, उस समय राजधानी हमने बताया कावेरी पट्टनम या कुहार था, लेकिन इस समय राजधानी चेंज हो गई थी तंजौर। तंजौर राजधानी थी तंजौर। सामंत, चोल वंश की सामंत थे पल्लव थे। पल्लव वंश के सामंत थे, चोल वंश के शासक जो सामंत थे वो पल्लव वंश के सामंत थे। और इस शासक जो सबसे पहले था उसका नाम था विजयालय। विजयालय ने अपनी राजधानी बनाई थी तंजौर में। विजयालय ने राजधानी बनाई थी तंजौर में। और ये चोल वंश जो सामंत थे ये थे पल्लव के सामंत थे। लेकिन अभी भी विजयालय ने अपना स्वतंत्र राज यानी पल्लव को समाप्त नहीं करवाए थे। इसने राजधानी अपना एक अलग बनाया सामंत के रूप में, लेकिन अभी पल्लव का जो क्षेत्र था उस पर वो कब्जा नहीं कर पाया। इसके बाद शासक बनता है विजयालय के बाद आदित्य प्रथम। विजयालय ने भी एक उपाधि धारण की थी, नरकेसरी। ये उपाधि थी विजयालय की, नरकेसरी। आदित्य प्रथम गद्दी पर बैठता है और वो पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित को हराकर पल्लव वंश को समाप्त करता है। अपराजित की हत्या करके पल्लव वंश को समाप्त कर देता है। आदित्य प्रथम के बाद गद्दी पर बैठता है परांतक। तो परांतक ये वास्तव में चोल वंश का वास्तविक शासक इसी से शुरुआत होती है। इसका कारण ये था कि चोल वंश अपने दक्षिण के कई राज्यों से युद्ध रहते हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि इसके दक्षिण में पांड्य वंश था। पांड्य पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, उनकी राजधानी मदुरई थी। तो पहला ऐसा शासक परांतक हुआ जिसने पांड्य राज्य पर आक्रमण करना शुरू किया।
इसने आक्रमण किया और पांड्य राज को पराजित किया, चेर राज को, और साथ में ही देखिए आप जानते हैं इसके दक्षिण में श्रीलंका है, श्रीलंका के भी शासक को मिलकर इसने पराजित कर दिया परांतक प्रथम ने। जब इसने तीनों लोगों को पराजित किया, चोल उसको, पांड्य को, चेर को और श्रीलंका के शासकों को, तब इसने एक उपाधि धारण की, मदुरई कोण, मदुरई कोण की उपाधि। परांतक प्रथम इसने जो उपाधि धारण की, ये धारण की मदुरई कोण की उपाधि। लेकिन परांतक राजपूत वंश के शासक से पराजित हो जाता है। राजपूत शासक रहता है कृष्णथर, कृष्ण तृतीय से राजपूत पराजित हो जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होता है तक्कोलम का युद्ध, तक्कोलम का युद्ध, जिसमें कृष्ण तृतीय परांतक को पराजित कर देता है। ये परांतक इसके बाद पराजित हो जाता है। परांतक के बाद छोटे छोटे दो शासक बैठते हैं, उनका बहुत महत्व नहीं है, लेकिन इस काल का बहुत महत्वपूर्ण शासक था राजराज प्रथम। इसका काल क्या है? 1985 से 1985 देखिए ये इसका काल 985 से 1017 ईस्वी, राजराज प्रथम। देखिए अभी तो हमने परांतक के बता, ये बहुत महत्वपूर्ण शासक था राजराज प्रथम। इसने देखिए अशोक के अभिलेख में भी चेर राज का उल्लेख मिलता है। चेर राज इस समय किस राज्य से संबंधित है? वर्तमान में चेर राज का संबंध किस राज्य से? केरल से। बता चुके हैं आप लोगों को, पश्चिम में केरल। देखिए ये ऐसे आप देखिए, ये एरिया केरल का है, ये चेर राज है। तो राजराज प्रथम ने चेर राज के शासकों को पराजित कर दिया, पहला इसका हुआ। उसके बाद इसकी महत्वपूर्ण युद्ध हुआ श्रीलंका से। श्रीलंका से जब युद्ध हुआ तो इसने नौसेना का प्रयोग किया, क्योंकि श्रीलंका को उसने समुद्र को पार करके पहली बार समुद्र को पार किया और श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। श्रीलंका के शासक का नाम था महेंद्र पंचम। महेंद्र पंचम को इसने पराजित कर दिया और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। पहले श्रीलंका की राजधानी का नाम था अनुराधापुर, उसके बाद उसने नाम चेंज कर दिया और इसका नाम कर दिया पोलनरुआ। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा, और राजधानी इसने अनुराधापुर के स्थान पर पोलनरुआ, ये राजधानी चेंज कर दी। राजधानी को इसने चेंज कर दिया। श्रीलंका के शासक को पराजित करने के बाद राजराज प्रथम ने क्या कर दिया? राजधानी को चेंज कर दिया। लेकिन इसने सिर्फ उत्तरी भाग को, इसने पूरा पराजय नहीं किया श्रीलंका को, सिर्फ उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा किया। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण सफलता क्या कहते हैं? इसने दूसरी महत्वपूर्ण सफलता इसकी कलिंग पर थी। कलिंग की भी विजय की थी। इसने मालदीव पर भी अधिकार किया था। इसकी अंतिम विजय थी राजराज प्रथम की मालदीव पर विजय।
मालदीव, हिंद महासागर में है ना मालदीव। कहाँ है मालदीव? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर पर मालदीव पर इसने नौसैनिक अभियान करके मालदीव को क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ये भी बौद्ध धर्म से भी इसका संबंध एक दूसरे शासक से हुआ। सुमात्रा दक्षिण पूर्वी एशिया का एक राज्य था, शैलेंद्र वंश के शासक थे मार विजयो तुरंग। उन्होंने, उनके कहने पर क्या हुआ कि एक बौद्ध विहार बनवाया गया नागपट्टनम में। शैलेंद्र शासक ऊपर लिख दे रहे हैं, लिखता नहीं। शैलेंद्र शासक, शैलेंद्र शासक मार विजयो तुरंग ने नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाया। नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाया था। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि एक शासक के काल में भी बौद्ध विहार बन चुका है बौद्ध गया में। बौद्ध गया में किसने बनाया था? श्रीलंका। किसके काल में? किसके काल में श्रीलंका के शासक ने बौद्ध गया में विहार बनवाया था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के नहीं, सॉरी, हर्षवर्धन के काल में। नहीं, समुद्रगुप्त, सही, आप सही कह रहे हैं। समुद्र के काल में, समुद्रगुप्त के काल में ही मेघवर्मन ने बौद्ध विहार बनवाया था। समुद्रगुप्त के, सही कह रहे हैं, समुद्रगुप्त के काल में ही बनाया था बौद्ध विहार बनवाया था, समुद्रगुप्त के काल में। और एक शैलेंद्र वंश का शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया था। वो था किसके काल में? ये देवगुप्त के काल में। देवगुप्त एक शासक था देवगुप्त के काल में। इस शैलेंद्र वंश के शासक के कहने पर नालंदा गांव को दान दिया गया था। 5 गांव दान दिया गया। राज प्रथम ने कई उपाधि धारण की थी। राजमार्तंड, राजमार्तंड की बात, चोल मार्तंड उपाधि एवं चोल नारायण। राज प्रथम पहला चोल शासक था जिसने क्या है थे भूमि का विभाजन किया था, यानी वही भूमि मापन कराया था। पहला ऐसा शासक था, मतलब चोल वंश में शुरुआत की थी इसने भूमि मापन की। भूमि मापन की शुरुआत की थी किसने? राज प्रथम ने। इसके बाद गद्दी पर बैठता है राजेंद्र प्रथम। इसका काल है 1017 से ये 1044 ईस्वी। देखिए, अभी हमने बताया कि राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, लेकिन उसने श्रीलंका की पूरी विजय नहीं की। इसने पूरी विजय की। इसने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। श्रीलंका के शासक का नाम क्या था? महेंद्र पंचम ही था। ये इसने क्या किया? महेंद्र पंचम को पकड़ कर ले आया वो और 12 साल तक कैद में रखे रहा। बाद में महेंद्र पंचम की मृत्यु हो गई और श्रीलंका की पूरी विजय करने का श्रेय जाता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका की पूर्ण विजय की। ये तो देखिए श्रीलंका हो गया। चोल वंश का ये पहला शासक था जिसने अरब सागर पर आक्रमण किया। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत तेज घुमाता। अभी हमने बताया कि मालदीव पर तो उसने आक्रमण किया, लेकिन अरब सागर पर आक्रमण करने वाला ये पहला व्यक्ति।
दक्षिण पूर्वी एशिया द्वीप जहाँ पर आज जावा, सुमात्रा, मलय द्वीप, इंडोनेशिया के आसपास जो द्वीप है उस पर इसने नौवहन यानी सेना यानी जल सेना की सहायता से इसने आक्रमण कर दिया और वहां के शासक को पराजित कर दिया। नौसेना की सहायता से इसने श्री विजय की। श्री विजय का क्या मतलब हुआ? सुमात्रा, जावा, मलय की विजय की। इस विजय का उद्देश्य क्या था? कई बार पूछा गया है कि आखिर उसने ये विजय क्यों की दक्षिण पूर्व एशिया। इसका उद्देश्य था व्यापार करना, चीन के साथ व्यापार। चीन के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसने क्या किया? दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार कर लिया। चीन पर व्यापार के उद्देश्य से आगे चल के उसने चीन में व्यापार मंडल वो भी भेजा, अपना दूध भी भेजा, 2 बार भेजा। ध्यान से सुनिए, आप लोग बातचीत मत करिए। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण विजय थी। इसके बाद इसने एक उपाधि धारण की। ये कई बार क्वेश्चन, कडारम लिख लीजिए। राजेंद्र प्रथम ने कडारम की उपाधि, कडारम की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने कडारम की उपाधि धारण की और राजेंद्र प्रथम के काल में ये गद्दी का 2 बार। इसके बाद राजेंद्र प्रथम के बाद गद्दी पर बैठता है राज अधिराज। राज अधिराज, इसको ऊपर ही लिखते हैं, राज अधिराज। देखिए, राज अधिराज नहीं, अधिराजेंद्र ये नहीं है, ठीक है। राज अधिराज गद्दी पर बैठता है। राज ने इसने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। विजय राजेंद्र की उपाधि इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। माना जाता है कि इसका एक सोने का सिक्का श्रीलंका से मिला है। सोने का सिक्का श्रीलंका से मिला है। इसका युद्ध होता है पश्चिमी चालुक्य वंश के शासकों से। इसका बहुत तेज युद्ध होता है। पश्चिमी या इसको कह दीजिए आप क्या कहते हैं, कल्याणी के चालुक्यों वंश से इसका युद्ध होता है। कल्याणी के चालुक्य, उस युद्ध में ये मार दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है चोल वंश का। इस युद्ध को कहते हैं कोप्पम का युद्ध। कोप्पम का युद्ध, इसको ऊपर ही लिखते हैं, कोप्पम का युद्ध। कोप्पम का युद्ध, राज अधिराज मारा जाता है, इसकी मृत्यु होती है। कोप्पम, इसी युद्ध में एक राजा रहता है जिसने अपना क्या कहते हैं, अपना राजअभिषेक किया था। उसका क्या नाम है?
राजेंद्र द्वितीय कोप्पम के युद्ध में अपना राजअभिषेक इसके बाद और शासक बैठते हैं अधिराजेंद्र और वीर राजेंद्र, ये भी गद्दे पर बैठते हैं। लेकिन इसके बाद एक इम्पोर्टेंट शासक रहता है कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम इस राजा को कर हटाने वाला भी राजा कहा जाता है। इसने क्या किया, चोल वंश में जो कर लगे थे उनको हटा दिया, इसीलिए ये विख्यात हो गया कर हटाने वाला राजा। कुलोत्तुंग प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण करने के बाद अपनी लड़की का विवाह श्रीलंका के शासक से कर दिया। श्रीलंका के शासक के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, इसीलिए चीन में इसने 72 लोगों का एक व्यापारिक मंडल चीन में भेजा। देखिए कई लोगों ने, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि चीन में व्यापार के लिए कई लोगों ने भेजा, लेकिन इसने 72 व्यापारिक मंडलों को एक साथ भेजा था चीन। कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 व्यापारियों का मंडल चीन में भेजा। व्यापारियों का मंडल चीन में भेजा। इसके बाद के जो शासक थे वो बहुत इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं विक्रमचोल। और विक्रमचोल के बाद आपका बैठते हैं कुलोत्तुंग सेकंड। कुलोत्तुंग सेकंड विक्रमचोल के बाद कुलोत्तुंग सेकंड बैठता है। फिर राजराज सेकंड, ये लिख ही देते हैं, राजराज सेकंड गद्दी पर बैठता है। फिर बैठता है आपका कुलोत्तुंग तीन बैठता है। अच्छा राज अधिराज सेकंड, और इसके बाद बैठता है कुलोत्तुंग तृतीय जी। इसके बाद बैठता है राजराज थ्री, और फिर बैठता है राजेंद्र जी। ये है इसका। चलिए देखिए, ये आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है। अंतिम 4 शासकों का क्रम पूछा है, ये इनका क्रम पूछा है, तो ये आप लोग जरूर इसको क्रम को रखिए कि ये अंतिम में किस क्रम में शासक गद्दी पर बैठे। राजराज, देखिए राजराज सेकंड, राजाधिराज है ये, राजाधिराज सेकंड, फिर कुलोत्तुंग थर्ड, फिर राजराज थर्ड, अंतिम बैठा राजेंद्र थ्री। इसके बाद इस वंश पर कब्जा कर लेता है। कौन कब्जा करता है बताइए? इस वंश पे कब्जा कर लेता है, एक वंश कब्जा कर लेता है। एक वंश कब्जा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक कपूर को वहाँ सबसे ज़्यादा धन मिला था। पांड्य वंश, तो पांड्य वंश क्या करता है, दक्षिण में इसको कब्जा यानी चोल वंश को समाप्त करके पांड्य वंश कहाँ है इस समय? आपका मदुरई दक्षिण में। देखिए तमिलनाडु का ही एरिया, ये आपका साउथ का एरिया है। हमने बताया आपकी को
ये पेन्नार नदी है और ये आपका कावेरी नदी, ये क्षेत्र तो चोल वंश हो गया। लेकिन इसके दक्षिण का जो वंश है ये है आपका पांड्य वंश, जहाँ पर मदुरई। तो पांड्य वंश ने उनके यानी दक्षिण के क्षेत्र में चोल वंश पे कब्जा करके चोल वंश को यानी कोई ना कोई वंश समाप्त करता है। अंत में हम जब क्या कहते हैं सल्तनत काल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक कफूर यहाँ आता है, आक्रमण करने के लिए आता है। पांड्य वंश में उसको बहुत धन मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चोल वंश के कई राजा हुए, कई राजाओं ने कई कार्य किए, लेकिन चोल वंश की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था उसका है, देखिए आप लोगों को जब भी समझ में आएगा जब हम आज से तुलना करें। पढ़ाई देखिए पुराना तभी समझ में आएगा, आज से ही आप तुलना करके देखेंगे कि उस समय का प्रशासन या उस समय का काम क्या था, आज से तुलना करें, ठीक है। तो हिस्ट्री में नाम कठिन हो सकता है, लेकिन आपको बेसिक तो उसी चीज़ से समझना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए चोल वंश समाप्त हो गया, लेकिन वो राज वहाँ था क्या, कौन वंश था, लोकतंत्र था, गणतंत्र था कि राजतंत्र था, क्या था? अभी ऑप्शन में आएगा तो क्या था ये? राजतंत्र था। राजतंत्र था तो राजा क्या था, अनुवांशिक होते थे कि चुने जाते थे? अनुवांशिक। तो कहीं ऐसा वंश था कि राजा चुने जाते थे? कहाँ पे, किस वंश में राजा चुने जाते थे? कोई तो ऐसा वंश था कि जो राजा को चुनने के लिए कोई काम करता था? बताइए, बिना ऑप्शन दिए बताइए, थोड़ा और सोचिए कि राजा को कोई तो समिति संस्था थी जो चुनती थी वैदिक काल में। देखिए पहला ही चैप्टर था ये। हमारा जो भूलने का कारण क्या है कि हमारी मेमोरी स्वतंत्र होनी चाहिए। जब तुलनात्मक पूछे तो तुरंत, तो राजा को चुनने का बता समिति होती थी, तो वैदिक काल में राजा को चुना जाता था, यानी वो अनुवांशिक उस समय नहीं था, लेकिन इस समय अनुवांशिक हो गया था। आगे चल के राजा अनुवांशिक हो गया, तो यहाँ भी वही बात थी कि राजा अनुवांशिक हो गया था। राजा की इतनी अधिक प्रतिष्ठा थी कि उसकी मूर्ति मंदिर में लगने लगी। इसके पहले भी क्या राजा की मूर्ति बनाई जाती थी? नहीं। बताइए, कभी मूर्ति बनी इसके पहले के वंश में? नहीं। बिल्कुल सही है, आंसर आएगा तो बिल्कुल नहीं। हमने बताया है कि नहीं बनी है? किस वंश में राजा की मूर्ति बनी? वर्धन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश। चलिए चार। मौर्य वंश में राजा की मूर्ति, किसी राजा की मूर्ति यानी अशोक की या चंद्रगुप्त मौर्य की या किसी की मूर्ति आपको बताया गया है कहाँ से मिली है? नहीं, तो आप लोग भूल गए। कुषाण वंश में हमने बताया है कि राजा की, ये बहुत आईएएस में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि राजा की मूर्ति बनाई जाती थी और ये मूर्ति की प्रेरणा ली गई थी चीन से। तो यहाँ भी राजा की मूर्ति बनाई गई थी। यहाँ भी पता चलता है कि तंजौर का मंदिर जो था उसमें दो मूर्तियाँ लगी थी। एक लगी थी राजेंद्र प्रथम की और एक लगी थी सुंदर चोल या परांतक द्वितीय की। राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम एवं परांतक सेकंड यानी सुंदर चोल की मूर्ति लगी थी तंजौर के मंदिर में। तो यानी यहाँ पर भी राजा को ईश्वर का दर्जा प्राप्त था, उनकी मूर्ति लगी थी तंजौर मंदिर में, तंजौर जहाँ राजधानी थी। तो यानी यहाँ भी हमने संगम वंश में नहीं बताया है। तो यहाँ आप देखिए एक नई चीज़ देखने को आती है कि मंदिर में यहाँ भी मूर्ति लगी थी, ठीक है। राजा भी देवीय माना जाता, जब देखिए देवता था तो ये देवी उत्पत्ति का सिद्धांत को माना जाता था, ठीक है। राजा भी न्यायालय करता था उस समय। देखिए न्यायालय होता था, स्वतंत्र न्यायालय नहीं होता था, आज के तरह जिला उच्च या सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता था। उस समय भी न्यायालय था। तो न्यायालय को कहा क्या जाता था? जैसे संगम काल में न्यायालय था तो उसको क्या कहा जाता था?
मंदरम देखिए दिखाए हैं हम। अब आप सोचिए कि मंदरम हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आ जाएगा। मंदरम हमने लिखाया है, राजा का एक सभा होती थी जहाँ वो न्याय के लिए बैठता था, उसको मंदरम कहा जाता था। इसी प्रकार यहाँ भी राजा न्यायालय के लिए बैठता था तो उसका नाम था धर्मासन। धर्मासन। और राजा को सहायता देने के लिए धर्मासन भट्ट होते थे। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायालय के लिए नाम अलग से होता था, धर्मासन और धर्मासन भट्ट। धर्मासन भट्ट क्या करते थे, राजा को सहायता देते थे। ये न्यायालय राजा न्याय करता था, न्याय कठोर होता था, न्याय कठोर। यहाँ भी मृत्यु दंड की बात कही गई है। न्यायालय का उल्लेख अलग अलग जगह से अलग अलग मिलता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि कई वंश में न्यायालय का उल्लेख कई विदेशी शासकों ने किया है, ठीक है। जैसे मौर्य वंश के न्याय का उल्लेख किसने किया है, मेगास्थनीज ने। उसने कहा है कि कर चोरी करने पर न्याय मतलब मृत्युदंड दिया जाता था। यहाँ पर भी मृत्युदंड मिलता था, कर चोरी के लिए नहीं, राजद्रोह पर। राजद्रोह पर मृत्युदंड दिया जाता था, राजद्रोह पर। चीन का एक यात्री है जो बाद में आया था, चाओ जू कुआ। चीनी यात्री चाओ जू कुआ, उसने बताया कि बहुत कठोर न्याय मिलता था यहाँ पर। न्याय बहुत कठोर था। अंग विच्छेदन यानी हाथ पैर काट दिए जाते थे। टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा सिद्धांत था यहाँ पर। अब देखिए यहाँ भी प्रांतीय विभाजन था, जैसे आगे भी विभाजन था, यहाँ भी प्रांतीय विभाजन। प्रांत, प्रांत, प्रांत को कहा जाता था मंडलम। जैसे आज का राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश को मंडलम कहा है, ठीक। अब उत्तर प्रदेश जैसे हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है, इसके बाद क्या आता है, मंडल, ठीक है। तो मंडल हम लोग मंडल बोलते हैं, लेकिन वहाँ भी मंडल आता है, लेकिन वो मंडल नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है, कोट्टम, कोट्टम या बलनाडु, ये दूसरी चीज थी, कोट्टम या बलनाडु, ठीक है, ये दूसरी चीज थी। तीसरा, अब मंडल के नीचे हम लोग क्या आता है, जिला, तो जिला बोलते हैं, लेकिन वहाँ जिला ना कहते क्या बोलते थे, नाडु। नाडु जिला की तरह था, ये मंडल की तरह था। नाडु जिले के बाद हम लोगों का जैसे तहसील आता है, लेकिन यहाँ पर ग्रामों से बड़ा ग्राम समूह टाइप का आता है, ठीक है। कुर्रम, 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 ठीक है। ये कुर्रम ये होता था ग्रामीण का समूह, ग्राम का समूह, ठीक है। सबसे नीचे ग्राम या ग्राम सभा, ग्राम सभा, ये विभाजन था। प्रांत, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, ग्राम सभा, ये है नहीं, ये उनका प्रांतीय विभाजन था। ब्लॉक तो मॉडर्न है, आज है, पहले नहीं था, पहले यही था। इनका विभाजन इसी तरीके से था, प्रांत, कोट्टम, नाडु, कुर्रम और ग्राम सभा, ये विभाजन था। देखिए ये प्रशासनिक विभाजन था। पलनाडु का मतलब हो गया मंडल, कमिश्नरी। आज का जो कमिश्नरी था उसी का मतलब हो गया पलनाडु या कोट्टम। और नाडु का मतलब जो आज का जिला है, और कुर्रम मतलब ग्राम का समूह बड़ा होता था, यानी और सबसे छोटी संस्था होती थी ग्राम सभा, ग्राम सभा,
हमने देखिए संगम काल में बताया था, संगम काल में सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन संगम काल की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। वो क्या थी? सारी चीज़ें, उनका प्रांतीय विभाजन भी था, न्याय भी था, सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था क्या थी संगम काल में? सैन्य व्यवस्था में क्या थी, क्या नई चीज है? मरने के बाद क्या बनाया जाता था? स्मारक बनाया जाता, स्तंभ बनाया जाता था, जिसको बिल्लीगल क्या कहते थे? वीरगल कहते थे ना। तो चोल वंश की सबसे बड़ी विशेषता जो आज भी कहा जाता है कि आज उसी की देन है जो आज भी ली जाती है, ग्राम का स्वायत्त संस्था, ग्राम स्वायत्त संस्था। ग्राम स्वायत्त संस्था क्या है? ग्राम को किस मामले में स्वतंत्र किया गया? प्रशासनिक रूप में, ठीक है। गांव को स्वतंत्र सत्ता, गांव स्वतंत्र कैसे कोई चीज होगा? जब उसको स्वतः अधिकार मिलेगा, ठीक है। गांव तो भारत में गांव स्वतंत्र है, उसको अपना है अधिकार। कब मिला था उसको? कहाँ पे मिला था? 1993, जी बिल्कुल 93 में मिला था। तो यानी आज़ादी कब हुई थी? 1947 से 1993 तक हमारा गांव में प्रशासनिक स्वतंत्रता उतनी नहीं थी जितना 93 में मिली थी, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है गांव ग्राम सभा को स्वायत्त करके वहाँ पे भी प्रतिनिधि को चुनाव करा के उनको अधिकार दिया गया। तो ये सबसे पहले चोल वंश में मिलता है कि ग्रामीण शासन यहाँ पर स्वतंत्र करके स्वायत्तता प्रदान किया गया। गांव में 3 प्रकार की सभा का उल्लेख मिलता है, 3 प्रकार की। एक होता था सभा या महासभा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा था पूर्व, 3 प्रकार की संस्था होती थी, और एक थी नगरम। सभा या महासभा ये उच्च लोगों की, उच्च वर्ण की या वर्गों की, उच्च वर्ण की संस्था थी। पूर्व ये था साधारण लोगों की संस्था थी, साधारण लोग की संस्था। और नगरम ये व्यापारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी नगरम। ये 3 प्रकार की संस्था का उल्लेख मिलता है गांव में, सभा, महासभा, पूर्व और नगरम। गांव में जो स्वायत्त दिया गया था कि गांव में लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ग्राम सभा भूमि कर वसूलती थी, तालाब बनवाती थी, सिंचाई करती थी, मंदिरों का देखभाल करती थी एवं न्याय का काम करती थी, ठीक है। जैसे ग्राम सभा जो इन्होंने स्वतंत्र बताया, तो ग्राम सभा के कार्य क्या है, ठीक है। इस समय ग्राम सभा को कितने कार्य मिले हैं? 29, सही कह रहा है, 29। 73वां संविधान संशोधन जब किया गया था तो गांव को आत्मनिर्भर बनाया गया, उनको 29 काम दिए गए हैं कि ग्राम सभा ये 29 काम कर सकती है, ठीक है। और ग्राम सभा आप लोग जान लीजिए, संविधान पढ़े होंगे, ये पहला ऐसा है कि जहाँ पर प्रत्यक्ष शासन होता है, प्रत्यक्ष जनता चुनती है तब वो शासन करते हैं और जनता उनको प्रत्यक्ष हटाती है। समझ रहे हैं? वैसे तो प्रत्यक्ष का क्या मतलब, हम लोग जैसे मान लीजिए विधायक को चुनते हैं, तो विधायक या सांसद भी अपने सदन में जाता है, तो क्या विधायक और सांसद को हम लोग हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते ना। लेकिन ग्राम सभा में अगर एक प्रधान है और उसकी समिति है तो उसको हटाने के लिए बैठक करके उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो सबसे प्रत्यक्ष शासन अगर सही देखा जाए तो ग्राम सभा में ही है अभी तक भारत में, यही है चौथा ग्राम सभा। यानी 4 सदन है ना आपके इस तरह मोटे मोटे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लेकिन अंतिम में जो ग्राम सभा है भारत में वहीं पे प्रत्यक्ष शासक जनता करती है और जनता उसको हटा लेती है। तो यही व्यवस्था यहाँ पे थी, क्या कहते हैं, चोल वंश में। चोल वंश में भी ग्राम सभा को कई अधिकार दिए गए थे,
जैसे आज ग्राम सभा को 29 अधिकार है, वैसे वो क्या कर सकती थी? भूमि कर लगा सकती थी, सिंचाई का काम कर सकती थी, तालाब का काम, मंदिर का निर्माण और मंदिर का धन इकट्ठा कर सकती थी और न्याय का काम करती थी। तो ये सारी सुविधाएं किसमें थी? चोल वंश में। यानी यहाँ पे पहली जो स्वायत्तता दी गई थी आधुनिक रूप में, उसी ग्राम सभा को अपनाया गया। ठीक है, यहाँ भी पूरा वही अपनाया गया है जो चोल वंश में था। चोल वंश अपने इतिहास में ग्राम सभा के स्वायत्त के लिए ही जाना जाता है। इसका उल्लेख हमको परांतक, जो राजा हुआ था परांतक के उत्तमैरूर अभिलेख से पता चलता है। के अभिलेख से ग्राम सभा के शासक, ग्राम सभा के साथ उत्तमैरूर अभिलेख है, उत्तमैरूर अभिलेख। इसी अभिलेख से चोल वंश के उत्तमैरूर अभिलेख से ग्राम सभा के बारे में, उसके स्वायत्त संस्था के बारे में जानकारी मिलती है। गांव को कैसे चलाया जाता था, गांव पे शासन, इसके लिए समिति होती थी। समिति को वारियम कहा जाता है। गांव की संस्था को चलाने के लिए समिति होती थी, समिति को वारियम कहा जाता था। समिति में 30 सदस्य होते थे, 30 सदस्य। समिति में 30 सदस्य होते थे और यही 30 सदस्य गांव में का शासन। आज होता है कि नहीं गांव में? आज देखिए गांव में, ये भी आप लोग पढ़ेंगे, गांव में भी सदस्य होते हैं। गांव में उनको कहते हैं कि ग्राम पंचायत होता है ना, तो वो लोग शासन करते हैं। उनको जो है चुनाव होता है उनका। तो यहाँ भी चुनाव, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ भी 30 सदस्य होते थे। इन 30 सदस्यों के चुनाव के बारे में बताया गया है कि योग्य कैसे चुनाव होता था। वही व्यक्ति लड़ सकता था जो 35 से 70 साल के बीच में, उसकी योग्यता 35 से 70 के साल के बीच हो। उसके पास जमीन होनी चाहिए, 1.5 एकड़ जमीन, 1.5 एकड़ जमीन। वो वेद का ज्ञाता हो, और चोरी करना ना, चोरी ना किया, उसका चरित्र अच्छा हो, तब वो चुनाव लड़ता था। इसके बाद तो ये क्या कहते हैं, योग्यता थी। ठीक है, ये योग्यता थी। अब इसमें चुनाव कैसे होता था? कोई अबोध लड़का, लॉटरी सिस्टम था, लॉटरी सिस्टम। कोई अबोध लड़का जिसकी पर्ची निकालता था वही समिति का सदस्य हो जाता था। यानी समिति का सदस्य वो बन जाता था जब कोई अबोध बच्चा, क्या कहते हैं, जिसके नाम की पर्ची निकाल देता था, यानी लॉटरी सिस्टम था, वही समिति का सदस्य हो जाता था। और यही समिति क्या कहते हैं, गांव में शासन करती थी। इसमें कई समितियां हैं जो गांव के शासन के लिए जिम्मेदार थी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण थी समवत्स वारियम। ये वार्षिक समिति, समवत्स वारियम, ये वार्षिक समिति थी। इसका काम था कि अन्य समिति की देखभाल करना। दूसरी महत्वपूर्ण समिति थी एरी वारियम। एरी वारियम ये तालाब से संबंधित, तालाब की देखरेख, यानी वहाँ पे सिंचाई के लिए पानी। आज भी देखिए, भौगोलिक रूप से देखिए कि दक्षिण भारत में ज़्यादातर सिंचाई तालाबों से की जाती है ना, तो वहाँ भी तालाब की देखरेख के लिए एरी वारियम समिति थी।
उदासीन वार्य, ये विदेशियों की देखभाल के लिए समिति थी। विदेशियों की देखभाल के लिए ये समिति थी। देखिए, सामाजिक व्यवस्था यहाँ भी स्त्रियों की स्थिति समान थी, पुरुष समान था, लेकिन यहाँ भी जैसे गुप्त काल में हमको देवदासी प्रथा देखने को मिलता है, चोल वंश में भी देवदासी प्रथा का साथ मिला। चोल वंश देवदासी प्रथा का साथ मिला यहाँ। सेना, यहाँ पर देखिए जल सेना का बहुत महत्वपूर्ण था। पैदल सेना तो थी ही, घोड़ा भी था, हाथी, लेकिन जल सेना बहुत महत्वपूर्ण थी। हम लोग देखते हैं कि चोल राजक समुद्र को पार करते हुए उन्होंने कई विजय किया। श्रीलंका पे पराजित किया, मालदीव को पराजित किया और श्री विजय मतलब पर आक्रमण किया। तो जल सेना बहुत महत्वपूर्ण चीज बनी है। जल सेना बहुत महत्वपूर्ण। अर्थव्यवस्था देखिए, यहाँ भी आय का साधन भूमिकर था। आय का जो साधन था वो भूमिकर था। राजराज प्रथम ने ही भूमि का सबसे पहले सर्वेक्षण कराया था। हम देखिए लिख चुके, कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि सर्वप्रथम भूमि का सर्वेक्षण किस चोल शासक ने कराया था? राजराज प्रथम ने। इसको फिर लिख दे रहे हैं, राजराज प्रथम ने भूमि का सर्वेक्षण कराया था। राजराज भूमि कर कौन वसूलता था? ग्राम सभा। देखिए अभी अभी हमने लिखा है, क्वेश्चन आता है, ग्राम सभा को स्वायत्त अधिकार था। वो भूमि कर वसूल कर राजा के पास भेजा करते थे। ग्राम सभा भूमि कर वसूलते थे। यहाँ भी सोना, चांदी, तांबे का सिक्का का उल्लेख मिलता था, लेकिन यहाँ सबसे प्रचलित सिक्का सोने का होता था, जिसको कहा जाता था कलंजू। सोने का सिक्का, सिक्के पे आ जाइए। सोने का सिक्का को कहा जाता था कलंजू। सोने का सिक्का। चोल वंश में जिस प्रकार स्थानीय स्वशासन का बहुत महत्व बढ़ा, इस काल में कला का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ा, कला का। ठीक है, दक्षिण भारत में कला का विकास जो है, द्रविड़ शैली का विकास इन्हीं के काल में हुआ। कला द्रविड़ शैली, ये मंदिर बनाने की एक कला होती थी। इस द्रविड़ शैली की शुरुआत होती है पल्लव वंश से। पल्लव वंश में जो मंदिर बनते हैं, उस मंदिर को आकार में उत्तर भारत से अलग बनाकर दक्षिण भारत में जैसे मंदिर बनाए गए हैं, उनके अंतर को जब देखा जाता है तो उस अंतर में हमको दो शैली जन्म दिखाई देती है। एक क्या है? नागर शैली, और दूसरा द्रविड़ शैली। वैसे तीन शैली होती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। तो नागर शैली कहाँ से कहाँ तक के मंदिरों को कहा जाता है? उत्तर भारत कहाँ से कहाँ? विंध्याचल या नर्मदा तक।
ये आपका देखिए, यहाँ से आप ऐसे सिंपल समझिए, ये अरब सागर जो बीचों पीछे से विंध्याचल पर्वत है, नर्मदा नदी बैठती है। यहाँ कैसे जो मंदिर बने हैं ज़्यादातर वो नागर से, ठीक है। और दूसरा आता है आपका द्रविड़ से, ये एकदम दक्षिण है, दक्षिण भारत में, यानी आपका यहाँ से विंध्याचल से एकदम दक्षिण में आपका माना जाता है कि लगभग कावेरी नदी के तट ये बनते हैं द्रविड़ में। लेकिन बीच में आ गया बेसर, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच में जो मंदिर बनाए गए थे, ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर बेसर शैली के थे। बेसर शैली का कहने का मतलब है उसमें नागर के भी गुण थे और द्रविड़ शैली थे, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों के गुण थे। देखिए, इस काल में बहुत महत्वपूर्ण मंदिर बने। दक्षिण भारत में शिव का जो मंदिर बना वो भारत का अभी तक का सबसे बड़ा मंदिर है, और ये तिरुचनापल्ली में बना है राज राजेश्वर मंदिर, इसको कहते हैं बृहद्वेश्वर मंदिर। राज राजेश्वर या बृहद्वेश्वर, इसको बनवाया था राज प्रथम ने इस मंदिर को बनाया था। ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, शिव जी का ये मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर यही है, शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर दक्षिण में बना हुआ यही है, तिरुचनापल्ली जिले में। और भी मंदिर बना है, गंगेकोंड चोलपुरम का है, राजेंद्र प्रथम ने भी मंदिर बनवाया था, ठीक है। इसको अब बंद कर दीजिए।